नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए देखिए बहुत ही कम समय आपके पास बच रहा है। लगभग 10 दिन आपके पास बच रहे हैं साथियों। तो इन 10 दिनों में बेस्ट से बेस्ट आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ये 10 दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट के जो समय होता है, लास्ट के जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें प्रश्नों को, ताकि जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज होगा तो ज्ञान स्थायी होगा। यहाँ शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 73 आपके लिए लेकर आया हूँ। लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपके पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का अवसर है। परिवार, मित्र, खेल और इनमें से सभी। देखिए, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है तो बालक भाषा परिवार में रहकर भी सीखता है, मित्रों के साथ भी सीखता है और खेल के माध्यम से भी सीखता है। तो मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके पहले प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। आपके दूसरा प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है। प्राथमिक विद्यालय जिसमें वो सबसे पहले पढ़ने जाता है। शिशु शिक्षा केंद्र, आंगनवाड़ी भी आप इसको कह सकते हो। परिवार और आंगनवाड़ी भी अलग से विकल्प में है। तो साथियों, प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखिए, बात की जा रही है बालक की पहली पाठशाला की। तो साथियों, दूसरे प्रश्न में सही उत्तर का चयन कीजिएगा। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 2 में? देखते हैं राइट आंसर। साथियों, बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है उसका परिवार होता है। जिस परिवार में रहता है वो वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीखता है, सबसे पहले वहीं से सीखता है। इसीलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहते हैं। जबकि बालक की प्रथम गुरु कौन होती है? उसकी माँ होती है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 3 है, जब शिक्षक पाठ पढ़ाते समय ही उसमें प्रयुक्त व्याकरण का ज्ञान बच्चों को कराता है तो यह शिक्षण विधि कहलाती है। भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, आगमन विधि और खंडान्वय विधि। बताइए तीसरे प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है शिक्षक पाठ पढ़ाते समय उसमें प्रयुक्त व्याकरण का ज्ञान बच्चों को करा रहा है, मतलब अलग से व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। तो आगमन निगमन तो इसका आंसर होगा ही नहीं। साथियों, आपके प्रश्न संख्या 3 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। भाषा संसर्ग विधि उसको कहा जाता है जिसमें बालक को शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है। तो तीसरे प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, भाषाई कौशलों के विकास हेतु कितने तत्वों का उल्लेख किया गया है? 5 तत्वों का, 6 तत्वों का, 4 तत्वों का और 3 तत्वों का। चौथे प्रश्न का सही उत्तर बताइए। क्या आपका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 4 में? देखो, भाषाई कौशल होते हैं, इनके तत्वों का उल्लेख साथियों कितना है? तो 4 है। कौन कौन से? एक तो सुनना, बोलना, पठन और लेखन। ये चारों ही भाषाई कौशल भी कहलाते हैं और भाषा कौशलों के तत्व भी यही है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 4 में सही है। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे। कौन सा कार्य पहले करना उचित है? वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला लिखना, सुनना और बोलना। तो प्रश्न संख्या 5 में सही उत्तर बताइएगा। इनमें से सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है साथियों? देखिए, अगर हम बात करें तो वर्णमाला पढ़ना और लिखना ये दोनों ही पठन और लेखन कौशल के उदाहरण है साथियों। बोलना सबके भी, इन दोनों के भी पहले बोलना आता है और बोलने के पहले भी क्या आता है? सुनना या श्रवण आता है। अतः सबसे पहले कौन सा कार्य? सुनना यहाँ पर सबसे ज़्यादा उचित माना जाएगा। 5वें प्रश्न में तीसरा ही विकल्प आपके सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है, ग्रहयात्मक कौशल कौन से है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना, पढ़ना। ये 4 विकल्प है। इसमें आपको ग्रहयात्मक कौशल बताने हैं कि ग्रहयात्मक कौशल इनमें से कौन से हैं। तो 6ठे प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही है? देखो, एक होता है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। कौन से कौशल? अभिव्यक्तात्मक कौशल। एक होते हैं ग्रहयात्मक कौशल। तो साथियों, ग्रहयात्मक कौशल में
हम दूसरों का जो ज्ञान है, दूसरों के जो विचार है, उनको ग्रहण करते हैं। अभिव्यक्ति के जो कौशल होते हैं, इनमें हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ग्रहयात्मक मतलब ग्रहण करेंगे दूसरे विचारों को, तो एक तो पढ़कर ग्रहण करेंगे, लिखकर तो व्यक्त करेंगे, सुनकर ग्रहण करेंगे और पढ़कर ग्रहण करेंगे। तो जो छठा प्रश्न है बिल्कुल चौथा ही विकल्प सही रहेगा आपके। बोलकर व्यक्त करते हैं, यहाँ भी बोलना है तो ये भी गलत, लिखना है तो ये भी गलत। एक तो सुनकर ग्रहण करते हैं और पढ़कर ग्रहण करते हैं, इसीलिए आपके छठे प्रश्न में चौथा ही विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 7वां प्रश्न है, फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन हेतु, लेखन हेतु, फिल्म पट्टिका प्रदर्शन हेतु और श्रवण हेतु। तो इनमें से फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न संख्या 7 में आंसर बताना है साथियों। अब आप देखो, बोर्ड का नाम सुनते ही कि भाई बोर्ड पे तो लिखते होंगे, तो लेखन हेतु कर देते हो इस प्रश्न का आंसर, लेकिन ये गलत है। जो फ्लैनल बोर्ड होता है इसमें लेखन कार्य नहीं किया जाता है साथियों, बल्कि चित्र प्रदर्शन का कार्य किया जाता है फ्लैनल बोर्ड पर, जिस पर खादी का कपड़ा लगा होता है, जिस पर चित्रों का प्रदर्शन किया जाता है, न कि लेखन किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 7 में सही उत्तर है। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 8 है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण और बातचीत करना। तो भाषा सीखने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यहाँ पर बच्चों के भाषा सीखने में, उसका चयन प्रश्न संख्या 8 में करना है साथियों। सुंदर लिखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हो सकता, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण और बातचीत। तो यहाँ पर भाषा सीखने की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? भाषा को सीखने की बात की जा रही है। और भाषा सीखने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है साथियों बातचीत करना, क्योंकि बातचीत में बालक दूसरे के विचारों को सुनेगा, दूसरे के विचारों को ग्रहण करेगा, खुद के विचारों को दूसरों तक पहुंचाएगा। तो साथियों ये सबसे सरल और बेस्ट तरीका है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9 है, न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है प्रदर्शन विधि, वाचन विधि, सैनिक विधि और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो यहाँ पर आप विकल्प में से हटा दीजिए। 3 विकल्प आपके पास बच रहे हैं। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों को आपको स्पष्ट करना है, तो कम से कम साधनों का प्रयोग करके आपको कोई सिद्धांत पढ़ाना है या तथ्यों को स्पष्ट करना है साथियों। उसके लिए जो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है वो कौन सी विधि होती है? सैनिक या वाचन नहीं होती है, उसको प्रदर्शन विधि के नाम से जाना जाता है। किस विधि के नाम से जाना जाता है? उसको प्रदर्शन विधि के माध्यम से। क्योंकि प्रदर्शन विधि में क्या होता है, शिक्षक के पास संबंधित विषय वस्तु से संबंधित कोई सामग्री होती है जिसका छात्रों के सामने वो क्या करता है, प्रदर्शन करता है साथियों। छात्र उसका अवलोकन करते हैं और जो अध्यापक व्याख्यान करता है उस व्याख्यान को सुनते हैं। तो कम साधनों के माध्यम से आप प्रदर्शन विधि के द्वारा सिद्धांत अथवा तथ्यों का स्पष्ट कर सकते हो। विकल्प 1 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए प्रवाह, अक्षर गति, अर्थ और गति। तो साथियों पढ़ने की प्रक्रिया में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो इनमें से क्या होना चाहिए? प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर दीजिएगा साथियों। कौन सा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है? देखिए, प्रवाह, अक्षर गति, अर्थ और गति, इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पठन में वो होता है अर्थ। आप प्रवाह से पढ़ रहे हो, अक्षर गति और गति पढ़ने में बहुत ज़्यादा गति है, लेकिन अगर आपको उस चीज़ का अर्थ ही समझ में नहीं आया तो फिर पढ़ने से कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, चाहे आप कितनी तेज पढ़ लो। तो अर्थ ग्रहण करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों पठन में। अतः पठन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। तीसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग कौन से हैं? उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन। दूसरा है विद्यालय, समुदाय व सरकार। तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। और चौथा है उद्देश्य, अध्यापन
अध्ययन परिस्थितियाँ व पाठ्यक्रम। तो जो शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग है उसका चयन प्रश्न संख्या 11 में कीजिएगा। देखिए सरकार वाला विकल्प पूर्णतः गलत है, तो ये आपका आंसर नहीं रहेगा। जो शैक्षिक प्रक्रिया होती है साथियों, इसमें शिक्षक, ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा, बल्कि जो उद्देश्य है, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आखिर उसका क्या उद्देश्य है, अध्यापन अध्ययन परिस्थितियाँ कैसी है और पाठ्यक्रम कैसा है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है शैक्षिक प्रक्रिया में, इसलिए 11वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 12वां प्रश्न संख्या 12 है, प्रिंट अथवा लिखित भाषिक परिवेश भाषा सीखने में सहायक नहीं है, समय और ऊर्जा की बचत है, भाषा सीखने में सहायक है और बच्चों का मनोरंजन करता है। तो देखिएगा, प्रिंट अथवा लिखित भाषिक परिवेश जो होता है साथियों, अब बच्चों को यदि हम ऐसा परिवेश देते हैं तो सीखने में सहायक नहीं है, ये तो नेगेटिव है, गलत है ये आंसर। तो समय और ऊर्जा की बचत करता है, ठीक है, ये हो सकता है। भाषा सीखने में सहायक है, ये भी हो सकता है, और बच्चों का मनोरंजन करता है, तो ये उतना इफेक्टिव है नहीं। तो दूसरा, तीसरा या चौथा कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 12 में सही आंसर है? राइट आंसर देख लेते हैं आपके 12वें प्रश्न में। साथियों, जो प्रिंट अथवा लिखित भाषिक परिवेश होता है यह भाषा सीखने में सहायक होता है, सहायता देता है ये बच्चों को भाषा सीखने में। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 12 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कम से कम 2 जगह जरूर करिएगा साथियों। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे। तो चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है संपूर्ण पाठ्यक्रम से, पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से, किसी एक प्रकरण से और प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक भाग से। तो 13वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? उपलब्धि परीक्षण की बात की जा रही है साथियों। उपलब्धि परीक्षण में जो प्रश्नों का चयन किया जाता है वह किससे किया जाता है? प्रश्न संख्या 13 में जो आपके सही उत्तर है, कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए, उपलब्धि परीक्षण जो होता है इसमें प्रश्नों का चयन किससे किया जाता है? संपूर्ण पाठ्यक्रम से किया जाता है साथियों। विकल्प आपका 1 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 14वां प्रश्न है, मूल्यांकन उपागम को प्रचलित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विकल्प है आपके H.C. मॉरिसन को, B.S. ब्लूम को, हर्बर्ट को और किलपेट्रिक को। तो इनमें से जिसको मूल्यांकन उपागम को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है उसका चयन प्रश्न नंबर 14 में करना है साथियों। 14वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए, मॉरिसन को तो इकाई योजना को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि इकाई योजना को प्रचलित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो फिर आपको क्या याद रखना है? मॉरिसन याद रखना है। हर्बर्ट को साथियों, हर्बर्ट की जो पंचपदी है उसको प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है, और प्रयोजना पद्धति को प्रचलित करने का श्रेय किलपेट्रिक को दिया जाता है। अर्थात यहाँ दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। जो बेंजामिन ब्लूम हैं इनको ही मूल्यांकन उपागम को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है। सेकंड विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। प्रचलित परीक्षा जिसका आयोजन सत्र के अंत में किया जाता है मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करता है? निरंतरता, व्यापकता, सहकारिता और विवरणात्मकता। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। एक बार आप प्रश्न को पढ़ लीजिए साथियों और फिर इसके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। देखिए, प्रचलित परीक्षा की जिसका प्रचलन वर्तमान में है और जिसका आयोजन कब किया जाता है? सत्र के अंत में। जब सत्र समाप्त होता है साथियों तो उसके अंत में इसका आयोजन किया जाता है। तो यह किस गुण की अवहेलना कर रहा है साथियों? यह विकल्प नंबर जो 1 है आपके निरंतरता का जो गुण होता है उसकी अवहेलना कर रखा है। आपने नाम सुना होगा CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मतलब शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, और सतत का मतलब किससे होता है? लगातार चलने वाली। अब यहाँ तो सत्र के अंत में चल रही है सिर्फ एक बार, तो ये लगातार कहाँ हुई? निरंतरता नहीं है साथियों उसमें। विकल्प 1 आपके बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से किसे फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है? जॉन ड्यूवी को कहा जाता है, किलपेट्रिक को कहा जाता है,
फ्रोबेल को कहा जाता है और रूसो को कहा जाता है। तो 16वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, किसको फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। आप अगर लैंग्वेज को समझ रहे हो तो बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। फ्रोबेल और रूसो तो इसका आंसर है ही नहीं। साथियों, जॉन ड्यूवी ने बताया था करके सीखना, क्या बताया था, करके सीखना, और करके सीखने पर आधारित विधि कौन सी है, प्रोजेक्ट मतलब प्रयोजना विधि है। लेकिन इस विधि का निर्माण किसने किया था साथियों, इस विधि का निर्माण किलपेट्रिक ने किया था। अतः किलपेट्रिक को ही फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ दूसरा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। याद रखिएगा, प्रश्न को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो 17वां प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रोजेक्ट, ऑडियो विजुअल एड्स, नॉन प्रोजेक्ट, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो इनमें से जो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है वो किस विकल्प में दे रखी है। 17वें प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। तो साथियों, इसका सही आंसर देख लेते हैं। देखिए, जो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, प्रोजेक्ट मतलब प्रयोजना, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो का मतलब श्रव्य, विजुअल का मतलब दृश्य, एड्स का मतलब सामग्री। तो ऑडियो विजुअल एड्स दृश्य श्रव्य सामग्री, नॉन प्रोजेक्ट या फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो साथियों, प्रश्न संख्या 17 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। डायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब होता है, डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष, क्या होता है, प्रत्यक्ष, और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। तो प्रत्यक्ष अनुभव को सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री माना जाता है, क्योंकि साथियों प्रत्यक्ष अनुभव में बालक चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करता है, प्रत्यक्ष रूप से देखता है, और उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा स्थायी यही रहती है। इसीलिए विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 17 में सही है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है, अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करता है और गृह कार्य की प्रेरणा देता है। तो 18वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिए क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग। अधिगम सामग्री जैसे आपके श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, जब आप इनका उपयोग शिक्षण में करते हो उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है छात्रों में, अध्ययन के प्रति रुचि पैदा होती है, उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करता है। तो तीसरा विकल्प तो गलत है। गृह कार्य की प्रेरणा देता है, ये भी गलत है साथियों। राइट आंसर है अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करेंगे बच्चों को पढ़ाने में, तो बच्चों की रुचि उस चीज़ में ज़्यादा होगी। दूसरा ही विकल्प 18वें में सही है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देख लेंगे आपके प्रश्न संख्या 19 से। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है। समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि और इनमें से सभी। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई। आपके प्रश्न संख्या 19 में कौन सा विकल्प सही रहेगा जिसमें दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है साथियों। प्रश्न संख्या 19 में देखो, जो समस्या समाधान और योजना विधि होती है इसमें तो दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्याख्यान विधि है साथियों इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं होती है, बल्कि अध्यापक के द्वारा जो प्रकरण होता है उस पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है। अगर इसमें भी दृश्य श्रव्य का प्रयोग करेंगे तो वो व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि कहलाएगी, व्याख्यान नहीं कहलाएगी वो। इसीलिए आपके प्रश्न संख्या 19 में दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 20 है, रिचर्ड सकमेन का परीक्षा मॉडल है, आगमनात्मक है, निगमनात्मक है, आगमनात्मक निगमनात्मक है और इनमें से कोई भी नहीं। तो 20वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। रिचर्ड सकमेन का जो परीक्षा मॉडल है इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, रिचर्ड सकमेन के द्वारा यहाँ पर आगमनात्मक परीक्षा मॉडल दिया गया है। कौन सा मॉडल दिया गया है, आगमनात्मक परीक्षा मॉडल। 20वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। हो सकता है डायरेक्टली ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। आपके 21वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 21 क्या है, छात्रों द्वारा सही उत्तर देने पर अध्यापक द्वारा बहुत अच्छा या शाबाश कहना क्या कहलाता है। प्रेरणा, उद्दीपन, प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन। बताइए 21 में राइट आंसर क्या रहेगा आपके। देखिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर छात्रों द्वारा सही उत्तर दिया जा रहा है कि गुरुजी ने कोई प्रश्न पूछा
और उसका उत्तर छात्रों ने बिल्कुल सही दे दिया। अध्यापक क्या कह रहा है उसके बाद में कि बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, वेरी गुड। तो ये जो शब्द होते हैं साथियों, इनको पुनर्बलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको पुनर्बलन कहा जाता है, जिससे छात्र का हौसला बढ़ता है और आगे भविष्य में जब भी अध्यापक प्रश्न पूछते हैं या फिर कि भाई ये याद करके लाना, आपको ये कार्य करना है, तो बालक की रुचि ज़्यादा रहेगी उस चीज़ के लिए कि यार अगर मैं ऐसा करूँगा तो गुरुजी वापस मुझे शाबाशी देंगे। तो इस प्रकार ये चीज़ें होती है। विकल्प आपका जो 4 है पुनर्बलन वाला, यही आपके प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट 22 पे आएंगे, तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 22 देखिए संस्कृत का है, लेकिन याद रखना है आपको कि भाई अन्य सब्जेक्ट में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रत्यक्ष विधेय परम नाम अस्ति, निर्बाध विधि है, सूत्र विधि है, व्याख्या विधि है, समवाय विधि है। तो इसका मतलब एक बार अनुवाद कर लेते हैं कि जो प्रत्यक्ष विधि है साथियों, इसका और नाम क्या है? निर्बाध विधि, सूत्र विधि, व्याख्यान विधि और समवाय विधि। 22वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। प्रत्यक्ष विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों 22वें प्रश्न में देखिए, प्रत्यक्ष विधि को व्याख्यान या सूत्र या समवाय विधि नहीं कहा जाता है, बल्कि प्रत्यक्ष विधि को निर्बाध पद्धति या निर्बाध विधि के नाम से जाना जाता है। आपके 22वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ेंगे, आपके 23 प्रश्न। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। पद्य शिक्षणस्य सर्वोत्कृष्टा प्रणाली वर्तते, दंडान्वय प्रणाली है, खंडान्वय प्रणाली, भाष्यम प्रणाली, नाटक है प्रणाली। अर्थात पद्य शिक्षण की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली इनमें से कौन सी है? दंडान्वय प्रणाली है, खंडान्वय प्रणाली है, भाष्य प्रणाली है या नाटक प्रणाली है? तो 23 का सही उत्तर बताइएगा। साथियों पद्य शिक्षण की जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी है? खंडान्वय प्रणाली। कौन सी विधि है? खंडान्वय प्रणाली है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है 23 का सही उत्तर होगा साथियों। अब सेकंड लास्ट मतलब 24वां प्रश्न देखेंगे, तो आपके प्रश्न संख्या 24। शिक्षणम कथम स्यात्, कठिनात् सरलम, सरलात् कठिनम, तर्कात् मनोवैज्ञानिकम, संश्लेषणात् विश्लेषणम। अर्थात प्रश्न ये है कि जो शिक्षण होता है वो कैसे होता है? तो कठिन से सरल की ओर होता है आपके प्रथम विकल्प, सरल से कठिन की ओर होता है आपके दूसरा विकल्प, तर्क से मनोविज्ञान की ओर होता है आपके तीसरा विकल्प, और संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होता है आपके चौथा विकल्प। तो साथियों 24 में आपके जो सही उत्तर है, शिक्षण सरल से कठिन की ओर किया जाता है। कहाँ? सरल से लेकर कठिन की ओर। बच्चों को पहले सरल ज्ञान दिया जाए और फिर धीरे धीरे कठिनता की ओर बढ़ा जाए। सेकंड विकल्प 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न। किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना साथियों, क्योंकि कभी कभी त्रुटि होना स्वाभाविक सी चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में भी जो एग्ज़ाम पेपर बनाने वाले होते हैं उनसे भी होती है, तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2, मैक्सिमम 2 तो ज़्यादा है, 1 भी हालांकि होती नहीं है। सावधानी से पेपर बनाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो ठीक है। 25वां प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, निगमन विधि में और विश्लेषण विधि में। 25 का राइट आंसर बताइए। सामान्य से विशिष्ट की ओर। साथियों विशिष्ट से सामान्य की ओर भी शिक्षण सूत्र होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये जो विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र है ये तो आगमन में चलता है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर पूछा गया है तो ये किस विधि में होता है? निगमन विधि में होता है। विकल्प 3 आपके 25 में सही उत्तर है। कंप्लीट हुआ साथियों पेपर नंबर आपके 73। कौन सा पेपर कंप्लीट हुआ? 73 कंप्लीट है आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।